डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज का टॉपिक हमने सिविक्स से लिया है। पहले भी हम सिविक्स से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हम पढ़ रहे थे भारतीय संवैधानिक विकास। तो इसमें हमने पढ़ा था कि भारतीय संवैधानिक विकास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1857, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास, जो कि 1858 से स्टार्ट हुआ था, 1947 को समाप्त हुआ था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1858 का अधिनियम। तो ये अधिनियम क्या था और कैसे शुरू हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, इसके बारे में जानते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा कंपनी के राज का अंत कर दिया गया था। जो 1858 का अधिनियम था, इसके द्वारा कंपनी के राज का अंत कर दिया गया था और भारत का प्रशासन जो था सीधे ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गया और कंपनी के संचालक मंडल, नियंत्रण मंडल तथा समितियों का अंत कर दिया गया और प्रशासन के सारे अधिकार सम्राट के एक मंत्री के सुपुर्द कर दिए गए। तो आपने क्या जाना कि 1858 का जो अधिनियम था, तो इसमें क्या किया गया, कंपनी के राज का अंत कर दिया गया। जो कंपनी थी उसका जो राज्य था, जो साम्राज्य था, उसका दाइंड कर दिया गया, अंत कर दिया गया और भारत का प्रशासन था वो सीधे कहाँ चला गया, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गया। अब कंपनी के जो संचालक मंडल है, नियंत्रण मंडल है तथा समितियों का अंत कर दिया गया और प्रशासन के सारे अधिकार सम्राट के एक मंत्री के सुपुर्द कर दिए गए, उनको सौंप दिए गए, जिसे भारत मंत्री के नाम से संबोधित किया गया। तो भारत मंत्री के नाम से किसे संबोधित किया गया? जितने भी जो नियंत्रण मंडल और संचालक मंडल तथा समितियों का अंत कर दिया गया और प्रशासन के सारे अधिकार कहाँ चले गए, सम्राट के एक मंत्री के सुपुर्द कर दिए गए और जिसे ही क्या कहा गया, भारत मंत्री के नाम से संबोधित किया गया। भारत मंत्री की सहायता के लिए, जो भारत मंत्री थे उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, जिसमें सभी कार्य बहुमत से करने का आदेश दिया गया। मतलब बहुमत, उसमें मत पड़ेगा, जो ज़्यादा, जिसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा उसी पे के अकॉर्डिंग आपका कार्य होगा। इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन की नियुक्तियां करने के अधिकार क्राउन, भारत मंत्री तथा भारतीय उच्च अधिकारियों के बीच विभाजित कर दिए गए। भारत मंत्री को अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। जो भारत मंत्री को अपनी जो एनुअल जो रिपोर्ट होगी वो संसद के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। और इस अधिनियम द्वारा जो परिवर्तन हुआ उसका भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम द्वारा दैध शासन का अंत हो गया और एक ऐसी शासन व्यवस्था की नींव डाली गई जो ब्रिटिश शासन के अंत तक चलती रही। तो इस अधिनियम द्वारा दैध शासन का अंत हो गया और एक ऐसी शासन व्यवस्था की नींव डाली गई जो ब्रिटिश शासन के अंत तक चलती रही। अब हम अगला देखते हैं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है और ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, 1858 का अधिनियम। अब 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत के शासन के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके अनुसार भारत की संपूर्ण शासन सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। अब जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, ये कब, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत के शासन के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की और इसके अनुसार क्या हुआ, भारत की जितनी भी सारी जो शासन सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत के राजाओं को ये आश्वासन दिया गया कि उनके पद और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सर्वसाधारण को यह आश्वासन दिया गया, सर्वसाधारण मतलब सभी को यह आश्वासन दिया गया, मतलब आश्वासन मतलब विश्वास दिलाया जाता है कि आशा दिलाई जाती है उसी की, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा और सभी को नौकरियों में समान स्थान दिया जाएगा। सभी क्रांतिकारियों को क्षमा कर दिया गया। सभी की सुख समृद्धि के लिए आश्वासन दिया गया। गोद लेने की प्रथा को पुनः स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कुछ इस प्रकार था। अब हम तीसरे पे पहुंचते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1861 में
आपका आया। इस अधिनियम का भारत के संवैधानिक विकास में इसलिए महत्व है कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाने के काम में भारतीयों को भी साथ ले सकता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाने के लिए, कोई भी कानून बनाता है तो उसमें भारतीयों को भी साथ ले सकता है। इससे यह व्यवस्था की गई कि एक केंद्रीय विधान परिषद होगी जिसका मुख्य काम कानूनों का निर्माण करना होगा। मद्रास तथा बम्बई में प्रांतीय विधान परिषदों को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल थे उनकी जो कार्यकारिणी था उसको और बढ़ा दिया गया, विस्तार मतलब और भी बढ़ा दिया गया, और उसे कुछ विशेषाधिकार प्रदान कर दिए गए। गवर्नर जनरल को कुछ मतलब कुछ स्पेशल उनको राइट्स दे दिए गए, विशेषाधिकार प्रदान कर दिए गए। उनको नए नए प्रांतों के निर्माण का अधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण विषयों को केंद्रीय सरकार को दिया गया और शेष राज्य सरकारों को। अब इस अधिनियम में आपने क्या देखा कि जो गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया गया और उसे कुछ विशेषाधिकार दिए गए, और कुछ जो नियम जो हैं इस अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण विषयों को केंद्रीय, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया, और जो बाकी बचेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को दे दिया गया। अब चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1892 में आया। 1861 का अधिनियम भारतीय जनता को संतुष्ट नहीं कर सका। जो 1861 का अधिनियम था ये इन्होंने क्या, भारतीय जो हमारी इंडियन पीपल थी, इंडियन सिटीजन थी, उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सके। तो विधान परिषदों में जो भारतीय प्रतिनिधि लिए गए थे वे सही अर्थ में भारत की सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, और जो भारतीय प्रतिनिधि लिए गए थे विधान परिषद में तो वो क्या करते थे, वो सही तरीके से मतलब भारत की जो कॉमन पीपल थी, जो सामान्य सिटीजन थे, उनका अच्छे से मतलब उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। दूसरे सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। उसने सरकार के सामने अपनी अनेक मांगें प्रस्तुत की, लेकिन सरकार उनको तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी चार्ल्स ब्रैडले संसद सदस्य के प्रयत्नों से मतलब उनके जो उन्होंने बहुत कोशिश की तो उससे संसद के समक्ष कांग्रेस की मांगों के आधार पर एक विधेयक पेश किया गया। अब इसमें क्या था, उसने सरकार के समक्ष मतलब सामने अपनी अनेक मांगें प्रस्तुत की, लेकिन सरकार ने क्या किया, उनको तुरंत नहीं माना। फिर भी चार्ल्स जो ब्रैडले थे संसद सदस्य के, उन्होंने बहुत प्रयास किया, जिसके कारण संसद के समक्ष कांग्रेस की मांगों के आधार पर एक विशेष विधेयक पेश किया गया। यही विधेयक पारित होकर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो जो उन्होंने पेश किया वो किस में जाना जाता है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई, लेकिन विधान परिषदों में सरकार का ही बहुमत रखा गया। अब अगला आपका पांचवा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये जो कि 1909 में आया। 1892 के अधिनियम से जनता संतुष्ट नहीं थी, तो मतलब दूसरे अधिनियम क्यों आएंगे, जब पहले वाले से आदमी संतुष्ट नहीं रहेगा तभी कुछ नया आपके लिए आएगा। तो फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। हर अधिनियम में कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं, कमियां रहती हैं, पर वो पिछले वाले से बेटर रहती हैं। वो मतलब अच्छा रहता है पिछले वाले से, लेकिन फिर भी आगे फिर उसमें सुधार किया जाता है, आने वाले समय के हिसाब से बदलता रहता है। अब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में आया, तो ये 1892 के अधिनियम से जनता संतुष्ट नहीं थी। जनता में भयंकर असंतोष था, फैला हुआ था। लॉर्ड कर्जन की नीति के कारण जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को धक्का लगा और चारों ओर आतंकवादी कार्रवाइयाँ होने लगी थी। इसी दौरान सांप्रदायिकता का बीजारोपण हो चुका था, मतलब उसमें सांप्रदायिकता भी शुरू हो गई थी। बीजारोपण मतलब
बीज बो दिया गया था उसी समय संप्रदाय का। इन्हीं समस्याओं के समाधान को दृष्टि में रखते हुए, मतलब नज़र में रखते हुए 1909 में एक अधिनियम पारित किया गया। इसमें विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत प्राप्त हो गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिए गए। कार्यपालिका में भारतीयों को स्थान प्रदान हो गया। इस अधिनियम का उदारवादी नेताओं ने स्वागत किया। जो उदारवादी नेता थे उन लोगों ने इस अधिनियम का स्वागत किया, लेकिन मतलब इससे राजी रहे और उन लोगों ने इस पर सहमति जताई। लेकिन इस अधिनियम द्वारा भारत की राजनीति में जो सांप्रदायिकता का बीज बोया गया, उसने भारत के राजनीतिक वातावरण को विषाक्त बना दिया। विषाक्त मतलब जहरीला बना दिया। इसी का भयंकर परिणाम 1947 के हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हमें देखने को मिला। मतलब क्या हुआ, उसमें सांप्रदायिकता की बीज बो दिया गया। उसने क्या किया कि भारत का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था उसको जहरीला, पॉइजन कर दिया। पॉइजन का मतलब यहाँ पे लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति जहर घोल दिया गया। और इसी का जो डेंजरस रिजल्ट निकल के आया वो 1947 के हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हमें देखने को मिला। अब अगला आता है आपका 6 नंबर पे भारत शासन अधिनियम, जो कि 1919 में हुआ। इस अधिनियम के उद्देश्यों में यह घोषित किया गया, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो एम था, उसमें ये था, ये भारत की भलाई के लिए पारित किया जा रहा है। इसकी भूमिका में कहा गया कि संसद में यह घोषित नीति है कि भारतीयों को भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखा में अधिक स्थान दिया जाए। अब इसमें क्या कहा गया था कि संसद में यह घोषित नीति है कि जो भारतीयों को, भारत है उसमें भारतीय जो रहते हैं, भारतीयों को भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखा में, ये नहीं कि कुछ विशेष शाखा में उनको वो दिया जाए, प्रत्येक शाखा में अधिकाधिक स्थान दिया जाए। और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की क्रमिक उन्नति के लिए धीरे धीरे स्वायत्त संस्थानों का विकास किया जाए। इस अधिनियम द्वारा गृह शासन में कुछ परिवर्तन किया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, लेकिन केंद्रीय शासन को उत्तरदायी शासन नहीं बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की रचना की गई। केंद्र में राज परिषद तथा विधानसभा नामक 2 सदनों की व्यवस्था की गई। प्रांतों में दैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की व्यवस्था की गई और प्रशासन को कुछ अंशों में लोकतांत्रिक बनाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन जिस ढंग से उसे व्यवहारिक रूप दिया गया उससे जनता संतुष्ट नहीं थी। भारत शासन अधिनियम। अब हम जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के अधिनियम से जनता तथा राजनीति संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर सरकार की स्थापना करने की मांग की। अब उन्होंने क्या की, सरकार की स्थापना करने की मांग की। रायल एक्ट के कारण जनता में भयंकर असंतोष था, जिसको दबाने की कार्रवाई के अंतर्गत जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया गया। रायल एक्ट के कारण जनता में भयंकर असंतोष था, जिसको दबाने की कार्रवाई के अंतर्गत जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया गया। उधर खिलाफत तथा असहयोग आंदोलनों ने जनता को संगठित रूप से लड़ने की ओर प्रेरित किया है। साइमन कमीशन का भी जनता बहिष्कार कर चुकी थी। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने भारत के भावी संविधान की रूपरेखा बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई। 1929 में कांग्रेस अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। सन 1930, 31 तथा 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो फैसला किया गया उसी के आधार पर 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक समिति नियुक्त की, जिसकी रिपोर्ट 1935 में प्रकाशित हुई। उक्त आधारों पर ही 1935 का अधिनियम पारित किया गया। अब 1935
के अधिनियम की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं। यह हम आगे के वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि श्वेत पत्र क्या होते हैं, असहयोग आंदोलन क्या था और रायल एक्ट क्या है। इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और ये जैसे खिलाफत आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, ये सब गांधी जी ने चलाया था। और रायल एक्ट क्या था, ये सारे हम आगे आपको इन सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वैध शासन असफल रहा, इससे जनता में असंतोष तथा निराशा का वातावरण पैदा हो गया।